हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए क्लास है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपका कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, प्लस सीडीपी के जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक हैं वो 100% सारे टॉपिक से कवर किया जाता है जो पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये नहीं कि एक ही टॉपिक उठा लिया उसी से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है सीटेट में। हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो कोहलबर्ग की भी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक दो 100% देखने को हर बार पेपर में मिलते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने जीन पियाजे अच्छे से डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। इससे ये रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि कोहलबर्ग की थ्योरी में एटलीस्ट किस बारे में कहा गया और कौन सी मतलब थ्योरी किस पर आधारित है, किस किस पॉइंट पर ज़्यादा महत्व देना है। तो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी देखा होगा आपने सीटेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन सीडीपी में आते हैं वही आपके पेपर 2 में भी देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी पेपर 2 के क्वेश्चन काफी पेपर 1 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी। डेली आपको 3 बजे क्लास मिलती है, जो कि आप मतलब आपका पेपर 1 सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस, हम सब लोग मतलब सारी सब्जेक्ट कवर करेंगे एक एक करके। बाकी जो डेली 5 बजे आपको मिलती है, शाम 5 बजे क्लास, वो आपकी सोशल साइंस की होती है, पेपर 2 के लिए होती है। तो दोनों क्लास अटेंड कीजिएगा, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने मतलब सेल्फ स्टडी करके अपना सीटेट क्लियर किया था, सिर्फ 2 महीने मेरे पास टाइम था, तब भी मैंने क्लियर कर लिया था। वैसे ही मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहूंगी, आपका भी सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं, इनफ होता है 3 महीने, आप लोग अच्छे से कवर कर लोगे। मैंने 2 महीने में क्लियर किया था, तो आपके पास 3 महीने आप लोगों का भी सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग की अगर थ्योरी पूछ ली जाए कौन सी है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में पुरुष जो है मतलब इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, यानी इन्होंने ज्यादा महत्व जो है पुरुष को दिया, स्त्रियों को ज्यादा महत्व इन्होंने नहीं दिया। यही इनकी आलोचना भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर बाइजनेस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जेंडर को लेकर पक्षपात किया, इन्होंने पुरुषों को ज्यादा अहमियत दी। इन्हीं की एक स्टूडेंट थी कैलर गिलिगर, जो कोहलबर्ग की ही छात्र थी, मतलब इन्हीं की छात्र थी। इसीलिए मानना था मतलब इसका मानना था कि यह जो थ्योरी है नैतिक मतलब नारीवाद नैतिकता पर ध्यान नहीं रखती है। जो कोहलबर्ग थे इन्हीं के एक स्टूडेंट थी जिनका नाम कोलर गिलिगर था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब जो इन्हीं की छात्र थी, नारीवाद जो नैतिकता की आलोचना की, उसका क्या नाम था, तो कोल गिलिगर इन्हीं के एक स्टूडेंट थी, छात्रा थी। ठीक है, उन्होंने ही बोला कि जो मतलब कोहलबर्ग की थ्योरी है उन्होंने नारीवाद को महत्व नहीं दिया है, ये इनकी आलोचना भी है। आगे चलते हैं। सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है, यानी नैतिकता क्या है, तो सही और गलत, यानी अगर आपको कुछ करना है तो आपका दिमाग मतलब ये करेगा, कुछ कहेगा हाँ ये ठीक है काम करना, या फिर आपको समझ में आएगा कि ये गलत है। अगर किसी के बारे में मतलब कोई अगर काम करना है, तो अगर दो लोगों से आप राय लोगे तो मतलब दूसरा एक व्यक्ति कहेगा ये काम सही है, आप ऐसे कर सकते हैं, वही दूसरा व्यक्ति कहेगा ये काम गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति की अपनी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो इसी मतलब यही इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। नैतिक तर्क यानी मोरल जो डिसीजन होते हैं लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि जो दुविधा है, जैसे कि इन्हीं का बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया, लास्ट में उस पर मैं डिस्कस करूंगी। इसमें ये रहता है दुविधा, जैसे कि मान लीजिए कोई काम आपको करना है, कोई एक क्लासरूम में आप ऐसे समझिए, एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, आपने कोई एक टॉपिक उठाया और सभी बच्चों से उस पर राय ली, तो कोई उसमें अपनी थिंकिंग कुछ और बताएगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को लगेगा कि हाँ इस तरह से नहीं होके इस तरह से होना चाहिए। 30 बच्चे होंगे, 30 बच्चे की जो राय होगी वो 30 तरीके की होगी, हर बच्चे की राय एक सेम नहीं होगी।
तो वही कहा गया है कि इसमें जो सिचुएशन है, जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो हर बच्चे की राय उसमें अलग अलग होगी। तो जो दुविधा में फैसला लिया ही जाता है, जो तर्क शक्ति का अपने प्रयोग किया जाता है, मतलब अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, उसी को नैतिक तर्क भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसको मॉरल रीजनिंग भी कहते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से एक्सपायर्ड है, यानी उसी जो जीन पियाजे ने मतलब जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसी से ये इनकी भी थ्योरी मैच करती, उसी से एक्सपायर्ड है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोग के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास का मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने बताया, उन्होंने अपने विभिन्न प्रयोग करने के बाद बताया कि व्यक्ति के जो नैतिक विकास है मुख्य स्तरों से होकर गुजरते हैं। प्रत्येक स्तर की जो दो दो अवस्थाएं दी, इन्होंने 3 स्टेजों में बांटा, फिर उसके भी दो दो इन्होंने अवस्थाएं बताई। तो पहला इनका जो लेवल था वह पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। जो इसकी उम्र इन्होंने बताई वो 4 से 10 वर्ष यानी 4 से 10 साल की उम्र में बताई। उसके भी 2 चरण इन्होंने दिए, यानी स्टेज जो इन्होंने जो लेवल थे वो इनके 3 हैं, और जो चरण जो मतलब इन्होंने चरणों में बांटा वो इनके 6 हो गए, क्योंकि सभी में इन्होंने 2-2 डिवाइड किया, तो इनके जो चरण बनते हैं वो 6 बनते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जब इसमें 2 चरण मतलब जो पहली स्टेज है, क्योंकि इन्होंने 3 स्टेजों में बांटा है, फिर उसके अंदर इन्हें जो चरण बने, क्योंकि सब में 2-2 डिवाइड किया तो उसके 6 चरण बने। तो पहला जो लेवल है उसमें 2 चरण हैं। अब 2 चरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है आपका आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास यानी पनिशमेंट ओबिटेशन। इसमें यह कहा गया कि मतलब जो बच्चा होता है अगर किसी की भी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो इसके मारे कर रहा है कि उसको डर है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमको मार पड़ेगी, वो डर की वजह से काम कर रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो जाती है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, अगर वो कुछ काम कर भी रहा है तो इस वजह से कर रहा है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मम्मी मारेगी या पापा मारेगा या भाई मारेगा, मतलब मारेगा। तो इस वजह से बच्चा कर रहा है, तो वो पहली लेवल में है, मतलब पहले स्टेज पे है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड जो लेवल है, सेकंड लेवल में आ जाता है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और अभिविन्यास मतलब विनियम। इसमें होता है टेट फॉर टेट यानी जैसे को तैसा। ये दूसरा लेवल में आ जाता है, मतलब दूसरे चरण में बच्चा इसमें आ जाता है। इसमें टेट फॉर टेट का मतलब ये होता है कि जैसे को तैसा देना, यानी कि अगर बच्चा इस लेवल में स्कूल जाने लगता है तो वो ये रहता है कि अगर मैंने तुमको कल पेंसिल दी थी अपनी, तो तुम आज अपना पेन मुझे दो, या फिर मैंने कल तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर किया था तो तुमको भी अपना लंच शेयर करना पड़ेगा। यानी अगर तुमने मेरे से बदतमीजी से बात की तो हम भी तुमसे बदतमीजी से ही बात करेंगे, यानी जैसे को तैसा देना। ठीक है, ये हो जाता है। जो ये स्टेज होती है, ये लेवल मतलब फर्स्ट स्टेज की, मतलब वो फर्स्ट लेवल की स्टेज 2 होती है, टेट फॉर टेट। तो ये एक लेवल की हो गई, 2 स्टेज है। अब चलते हैं आगे। अगला आ जाता है परंपरागत, जो है आपका कन्वेंशनल लेवल। इसमें भी इसकी जो उम्र मतलब इसकी जो उम्र बताई गई है वो 10 से 13 साल है। इसमें बच्चा जो होता है 10 से 13 साल की आयु का होता है। इसके भी 2 चरण होते हैं। इसके 2 चरण देख लेते हैं। पहली स्टेज में वही आज्ञा आपका और टेट फॉर टेट का रहेगा। दूसरे में इसमें आ जाता है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें जो बच्चा होता है अच्छा लड़की या अच्छा मतलब इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए होता है। इसमें हॉनेस्टी आ जाती है, अप्रूवल होता है, प्राइज हो गया, मतलब कि अगर हम क्लासरूम में अच्छे से बिहेव करेंगे तो मैम मेरी तारीफ करेगी, हमको गिफ्ट देगी या चॉकलेट देगी या वगैरह वगैरह। घर में भी अच्छे से माँ का कहना मानेंगे या पिताजी का कहना मानेंगे तो मेरी तारीफ करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे। तो ये गुड गर्ल्स एंड नाइस मतलब गुड बॉय एंड नाइस गर्ल्स जो होता है, ये बच्चा फर्स्ट लेवल पे होता है, सेकंड स्टेज की, मतलब सेकंड लेवल की फर्स्ट स्टेज पे होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कार्य करता है, क्योंकि हम अच्छे से रहेंगे तो मम्मी खुश होगी, 4 लोगों में मेरी तारीफ होगी,
लोग मुझे अच्छा बोलेंगे कि हाँ अच्छा लड़का है या फिर अच्छी लड़की है, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इसमें बच्चा काम करता है, चाहे वो क्लासरूम हो या घर हो। आगे चलते हैं, दूसरा जो लेवल है वो देख लेते हैं। इसमें आ जाता है कानून व्यवस्था अभिविन्यास, यानी लॉ एंड ऑर्डर, कि मतलब जो रूल है आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे, वो चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई। अगर किसी ने, जैसे आप क्लास में मॉनिटर हैं, तो अगर आपके फ्रेंड ने वर्क कंप्लीट नहीं किया तब भी उसको पनिशमेंट मिलेगा तो मिलेगा। ये नहीं कि वो आपका फ्रेंड है तो आपने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। रूल रूल जो होते हैं, रूल आर रूल, मतलब रूल को ब्रेक नहीं कर सकते आप। ये जो स्टेज होती है ये आपकी फोर्थ स्टेज होती है, यानी सेकंड जो आपका इस लेवल है उसकी सेकंड स्टेज है, यानी कि फोर्थ। आप ऐसे समझिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ये आपकी फोर्थ स्टेज होती है, ठीक है। मतलब रूल जो होते हैं, रूल आर रूल, यानी जो रूल है वो चाहे आप फ्रेंड हो, चाहे आप पीएम के बेटे हो या कुछ भी हो, आपके रूल सभी के लिए बराबर है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये आपका, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि उसको फीस मतलब जो होती है उसने मतलब रूल इसलिए फॉलो किया क्योंकि उसकी चालान कट सकता था, मतलब चालान कट सकता था। रेड क्रॉस इसलिए नहीं किया क्योंकि चालान कट सकता था, आप ऐसे समझिए। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट स्टेज पे, क्योंकि मतलब रूल फॉलो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चालान कट सकता है, यानी वो डर की वजह से रूल फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और अगर वो रूल फॉलो कर रहा है, या फिर चाहे दोस्त हो या फिर कोई भी हो, अगर उसने रूल ब्रेक किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये आपका फोर्थ स्टेज होगा। अगर वो रूल मतलब इसके डर से रूल फॉलो कर रहा है कि हमको पनिशमेंट मिलेगा, तो ये फर्स्ट स्टेज पहुंच जाएगी, क्योंकि आज्ञा मतलब आज्ञाकारिता दंड का है तो वो पहली स्टेज हो जाएगी। और ये जो है आपका, ये आपका फोर्थ स्टेज है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आती है लास्ट स्टेज जो है उत्तर परंपरारी जो होती है, इसमें होती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी जो बताई गई है उच्चतम आयु सीमा होती है 13 वर्ष से अब, यानी बच्चा 13 वर्ष की उम्र के ऊपर हो जाता है। इसके भी 2 चरण बताए गए हैं, इसके भी देख लेते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 चरण बताए हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो ये मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 6 मतलब 3 लेवल है और 6 चरण यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं। अब आती है स्टेज 5। जो 5 स्टेज है इसमें सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, यानी जो सोशल ऑर्डर होते हैं। ये जो 5 स्टेज है इसमें ये रहता है कि रूल जो है, अगर मतलब जो रूल है उनको फॉलो करना है, अगर उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट भी लाया जा रहा है तो कोई बात नहीं है। इसमें ये रूल होता है, मतलब ये जो 5 स्टेज होती है, बच्चा जब इसमें आता है तो ये 5 स्टेज कहलाती है। अगर जो रूल हैं समाज में जो बने आ रहे हैं, जो बने हुए रूल हैं, उनको हमको फॉलो करना है अच्छे से, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जो रूल हैं वो अच्छे हैं, आप उसमें कोई चेंजमेंट नहीं ला रहे, तो ये आपकी 5 स्टेज हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 स्टेज जो होती है उसमें रहता है सैद्धांतिक अंतः चेतना, सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं। इसमें ये होता है कि अगर किसी के हित के लिए आप अपने रूल बदल रहे हो तो वो अच्छी बात है। अगर किसी की मान लीजिए जान जा रही है तो आप जो मतलब रेड लाइट है वो ब्रेक कर सकते हो, अगर किसी की जान बचानी है। तो इसमें यही होता है, जो 6 स्टेज होती है उसमें यह है कि अगर दूसरों के हित के लिए आप झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाएगा। वो मतलब किसी के हित में अगर आप कर रहे हो तो अच्छा है। यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी की जान जा रही है, आपने रूल ब्रेक कर दिया है, आप चले गए हैं, तो वो अच्छा है, उसके हित में है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो यही है 6 स्टेज। अगर किसी के हित के लिए अगर आप कुछ रूल में परिवर्तन लाना पड़ रहा है तो वो आप ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी 6 स्टेज हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है जो इन्होंने इनका जो
मतलब कोहलबर्ग का जो प्रयोग रहा है, जो इन्होंने दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हैंग्स डिलेमा जो है, ये इनका प्रयोग मतलब यही इनकी जो थ्योरी है इसी पे आधारित है सभी। इसमें कहा गया हैंज दुविधा मतलब जो है प्रयोग का सारांश है। हैंज की पत्नी जो है की जान बचाने के लिए चोरी करना सही है या गलत। तो इसमें जब बच्चा बताएगा कि इसमें मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हैंस होते हैं उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होती है और पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है। एक ही मेडिकल स्टोर है, उसी मेडिकल स्टोर पे उसकी दवाई है, बाकी किसी भी मेडिकल स्टोर पे वो दवाई मिल नहीं सकती। एक ही मेडिकल स्टोर है, उसी पे वो दवाई मिलती है। तो हैंस के पास दुविधा ये है, वो जाते हैं शॉप पे, मतलब भैया से कहते हैं मुझे आप दवाई दे दीजिए। वो कहता है कि मैं आपको वही दवाई का जो प्राइस है वो 100 रुपये है। लेकिन उस टाइम उसको भी पता है कि इनको दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं भी मार्केट में दवाई उपलब्ध नहीं है। तो वो 1000 की जो दवाई मिल रही, मतलब 100 रुपये की जो दवाई मिल रही, तो वो 1000 का प्राइस बता देते हैं कि हम 1000 की ही देंगे। तो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा कम ले लीजिए या फिर मतलब थोड़े पैसे बाद में हम दे देंगे। बट वो कहता है नहीं, हमको पूरे के पूरे पैसे चाहिए तभी मैं आपको दवाई दूंगा। अब हैंस के पास दुविधा है, या तो फिर वो चोरी कर ले, भाई चोरी करके या तो वो दवाई ले लें अपनी पत्नी की जान बचा ले, या फिर वो अपनी पत्नी को मरने दें। दो ही ऑप्शन है, या फिर वो चोरी तो कर ले अपनी पत्नी की जान बचा ले, उसके बाद वो अपने आप को सिलेंडर कर दें। तो इसके बारे में बच्चे से पूछा गया कि अब जो हैंस है वो क्या करे। तो इसमें हर बच्चे मतलब अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, उसने जो चोरी की उसने गलत किया। कुछ कहते हैं कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो 100 वाला था वो भी तो चीट कर रहा था, उसको दवाई दे देनी चाहिए। जब 100 की दवाई मिल रही तो 1000 की क्यों दे रहा था, वो भी गलत कर रहा था। कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ मतलब चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करोगे तो सजा मिलेगी, ये फर्स्ट स्टेज पहुंच जाएगी। कुछ कहेंगे कि पत्नी बचाने के लिए अपने रूल भी ब्रेक कर सकता है, किसी की जान बचाई जा सकती है, आपकी छठी स्टेज हो जाएगी। तो इसमें सब बच्चे अपनी अपनी राय देते हैं। यही मेन है मतलब कोहलबर्ग की थ्योरी, कि सभी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। हर बच्चे का अपना अपना मतलब जो बच्चा जिस लेवल पे है उस हिसाब से वो सोचेगा, उसी हिसाब से वो आंसर देगा। ये थ्योरी हैंस की है, मतलब इसी पे आधारित है सारी जो थ्योरी है, यानी कि इसी जो ये है इसी पे आधारित है। हैंस जो डिलेमा है, जो इनकी दुविधा रही, इसी पे आधारित है। तो हर बच्चा अपनी अपनी राय देता है। कोई कहता नहीं हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं चोरी कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपनी पत्नी की जान बचाने के बाद उनको सिलेंडर कर देना चाहिए था। कुछ कहते हैं कि नहीं, चोरी करना गलत है, मतलब इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो हर बच्चा अपनी अपनी राय देता है। अब चलते हैं आगे, आलोचना देख लेते हैं इस थ्योरी की। इसमें आलोचना यही रही है कि सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि सभी पर यह रूल लागू नहीं होते हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे आपने देखा होगा छोटे होते तब भी वो अच्छी मतलब समझदारी उनमें आ जाती, तो ये सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं किया जा सकता है जो ये इनका प्रयोग रहा। परिकल्पनात्मक परिस्थितियां होती हैं, मतलब बच्चा अमेजन ही करता है, क्योंकि अगर आपसे मतलब कुछ कोई दुविधा है तो अगर पूछी जाएगी राय तो आप उसमें सोचोगे समझोगे तभी आप उसमें कुछ बता पाओगे। लिंग रूढ़िबद्धता पाई गई, क्योंकि इन्होंने जेंडर को ज़्यादा महत्व नहीं, मतलब जेंडर पक्षपात इन्होंने किया। इन्होंने अपनी थ्योरी में पुरुष को ज़्यादा अहमियत दी, नारीवाद को नकार दिया, मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं दी, इन्होंने पुरुषवाद को ज़्यादा अहमियत दी। तो यही इनकी आलोचना है। आलोचना से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिर्फ 3 पॉइंट ही हैं कि सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता, यानी सब पर ये फॉलो नहीं किया जा सकता है। और इसमें परिकल्पनात्मक परिस्थिति, यानी बच्चा कल्पना में ही जो मतलब सोल्यूशन ढूंढेगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और इसमें जेंडर पक्षपात भी रहा। बस 3 ही इसकी आलोचनाएं रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो हैंस की दुविधा पर ही आधारित है, हैंस का जो डिलेमा है उसी पे आधारित है, इसी के अराउंड घूमता है। क्योंकि ये जब क्लासरूम में पूछा जाता है तो हर बच्चे अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, उसी हिसाब से 1-2 लेवल, मतलब 1 2 3 4 5 6 लेवलों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये क्लास इतनी ही है, मतलब कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी वो मैंने अच्छे से डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है
तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। कल हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू करेंगे। कोहलबर्ग की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार ना समझ में आए तो आप लोग फिर से इसको रिपीट करिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ये डेली शाम मतलब डेली आपको 3 बजे क्लास मिलेगी पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए जो क्लास रहेगी वो शाम 5 बजे रहेगी। 5 बजे वाली सोशल साइंस हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। कल की वीडियो मतलब आज की वीडियो में आपको चैप्टर 3 की क्लास मिलेगी, उसको भी मतलब ज्वाइन करिएगा। बाकी आज कोहलबर्ग की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की, कल कोई और टॉपिक होगा। इसके पहले हम लोगों ने जीन पियाजे डिस्कस किया था। फिर हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे, ईवीएस, मैथ, सारी सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि 3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।